दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। खैर मकदम है आप सभी का। और आप इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का वो प्रोग्राम जिसका इंतजार आपको हमेशा रहता है, जिसका नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। आपकी बात डॉक्टर के साथ के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनको का मैं तारुफ आपसे कराऊं उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि हमारा जब भी कोई एपिसोड अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। साथ ही साथ आपसे एक दरख्वास्त है कि हम जो प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आए हैं वो है बीमारियों के बारे में जानकारी का। अब ये जन जागृति अभियान के तहत चलाया जा रहा है, तो जन जागृति अभियान का हिस्सा आपको भी बनना है। लिहाजा इस वीडियो को ही नहीं बाकी अलग अलग डॉक्टरों के सारे इंटरव्यूज को आप भी हमारे चैनल पे देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और अपने नियर एंड डियरेस्ट को भी दिखाने के लिए उन सभी वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके कि अपने प्रति जागरूक होना आपका भी अधिकार है और उनका भी अधिकार है। बीमारियों के बारे में जानकारी होने से आप बड़ी बीमारी से बच जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हुआ क्या है, तो आप सही तरीके के डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत आज हम आपके सामने जिस डॉक्टर को लेके आए हैं उनका नाम है डॉक्टर आदर्श लालवानी। डॉक्टर आदर्श लालवानी साहब जो है वो एक सर्जन है, जर्नल लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से तारुफ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि लेप्रोस्कोपी के अलावा उनका डोमेन और क्या क्या है, काय में वो बात सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आज के शो में डॉक्टर आदर्श लालवानी साहब का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, जिस शो का नाम हमने रखा है आपकी बात डॉक्टर के साथ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए जी। जैसे आपने हमने आपका धन्यवाद कबूल किया और आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और साथ में हम लोग एनोरेक्टल सर्जरीज भी करते हैं। ओके, एनोरेक्टल सर्जरीज भी आप करते हैं। एनोरेक्टल का मतलब होता है जो कि हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि जो पाइल्स है या बवासीर, भगंदर, फिशर, ये सारी सर्जरीज भी जनरल सर्जरी के अंडर आती है जी। तो आदर्श सर ये बताइए कि आपने एमबीबीएस के बाद में जनरल सर्जरी जब अपना कंप्लीट किया तो आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप ऑन्को की तरफ जा सकते थे, आप किसी और इसके तरफ जा सकते थे। तो आपका ये डोमेन चूज करना के पीछे कुछ एक खास वजह बात रही है? जी, मतलब सबसे बड़ा रीजन तो इंटरेस्ट रहता है जी। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है और जिस टाइप के पेशेंट्स आप अच्छे से देख सकते हैं और जिसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट है वो फील्ड हमें चूज करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो मेरे लिए भी और सबके लिए यही ये है कॉमन चीज है कि हम अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुनते हैं जी। तो जैसे आपने तो मेरा इंट्रोडक्शन कर ही दिया है जी, है ना। तो जो विद्यार्थी अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? मेरा मैसेज उनको सिर्फ इतना ही है कि जो लोग भी मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में आना चाह रहे हैं तो एक तो सबसे पहली बात पढ़ाई लेंदी है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, या अगर आप कॉमर्स दूसरे क्षेत्रों में अगर जा रहे हैं तो उसके मुकाबले नंबर ऑफ इयर्स जो आपको स्पेंड करने हैं वो ज्यादा है और उसके बाद भी है। बट डेफिनेटली पेशेंट अगर ट्रीट करना आपको अच्छा लगता है और अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फील्ड लेनी चाहिए, चूज करनी चाहिए। तो अगर सर जैसा कि कहा जाता है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाता है, तो सेवा के प्रति भी तो ये रुझान होता है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सेवा का रुझान तो रहता ही है। पैसे तो सबको कमाने हैं, जिंदगी चलानी है तो पैसे कमाना जरूरी है, बट डेफिनेटली सही तरीके से कमाना जरूरी है। और दूसरी बात है कि फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारे देश में हेल्थ केयर बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप दूसरे देशों की तुलना करेंगे तो वहाँ पर इससे बहुत ज्यादा, वहाँ पर विदाउट इंश्योरेंस लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। आपको नागपुर शहर में आज आप किसी भी स्पेशलिस्ट को तुरंत जाकर के मिल सकते हैं। इवन संडे को भी डॉक्टर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यूके और यूएस जैसे देशों में अगर आपको स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। फ्रैक्चर के पेशेंट्स वेट करते हैं। सो इट इज ब्यूटी ऑफ आवर हेल्थ केयर, इट इज अ पॉजिटिव पार्ट कि इतना लंबा वेटिंग क्यों है वहाँ पे? क्या मेडिकल फैसिलिटीज कम है वहाँ? कंसल्टेंट कम है वहाँ?
हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत काम करते हैं। एक दिन में हम लोग 100 पेशेंट्स 50 पेशेंट भी देख लेते हैं। वहाँ पर वो लोग इतना काम करने के हैबिचुअल नहीं है, उनका सिस्टम अलग है, उनका पॉपुलेशन कम है। हाँ। तो इस वजह से वहाँ पर ये वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। या डेडिकेशंस भी बोला जाए यहाँ के डॉक्टरों में और वहाँ के डॉक्टर्स के बीच में डेफिनेटली एक डिफरेंस है। हम इंडियन लोग ज्यादा मेहनती होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल, और हम हम्बल भी ज्यादा होते हैं। यस हमारी है तो सॉफ्ट कॉर्नर्स जो होती है वो। तो दोस्तों, एक डॉक्टर की जिंदगी जो है दिखने में हमको बहुत आसान लगती है, बहुत लगती है कि फाइनेंशियली ग्लोरियस है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एफर्ट्स होते हैं, और उन एफर्ट्स को आपके सामने हम इस शो के माध्यम से ला रहे हैं ताकि आप जागरूक हो सके और आप अपनी छोटी बीमारी को बड़ा बनने से पहले ही छोटे बीमारी के वक्त में ही सही कंसल्टेंट के पास पहुंच जाए, ताकि आपको भी पैसे का नुकसान ना हो। और जैसा कि अभी आदर्श सर ने कहा कि वहाँ इंश्योरेंस के बगैर इलाज नहीं कराया जा सकता, तो आज के वक्त में हेल्थ केयर को लेकर के जो कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात की जाती है उसमें एक सबसे बड़ा रोल अदा करता है इंश्योरेंस भी। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि मेडिकल इंश्योरेंस आप अपने पास रखें, चाहे वो छोटे अमाउंट का रखे या बड़े अमाउंट का रखे, लेकिन हर व्यक्ति एक मेडिकल इंश्योरेंस अपने पास में रखे। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी हमारे चैनल के ऊपर में हम अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट की अगर सीरीज चालू कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल के उन सीरीज को भी देख सकते हैं, ताकि आपको भी जैसा कि डॉक्टरों से अलग अलग मिल रहे हैं वैसे ही अलग अलग कंपनियों के मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में मालूम पड़ सके। तो सर चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, और आज कौन सा टॉपिक हम अपने दर्शकों के लिए लेंगे? आज हम एक कॉमन टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी जो पित्ताशय में स्टोन्स हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं जी, है ना। सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है बहुत एक तो कॉमन आम समस्या है जी। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसके हम सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, मतलब जो इससे जो लक्षण होते हैं जी। तो जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पेशली कुछ खाना खाने के बाद में पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है जी, है ना। सेकेंड चीज रहता है उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, नोजिया जी, है ना। जो पेट दर्द होता है वो बीच में या तो फिर राइट साइड पेट के ज्यादा होता है। सर हम सिम्टम्स से पहले आपको रोक के मैं ये समझना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर कहते किसे है? हाँ, है ना, ताकि हम अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा सके कि ये इमेज है और इसे कहते हैं करके। देखिए वो होता क्या है बॉडी में, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर को चिपक करके एक थैली है जिसमें कि जो पित्त रहता है वो स्टोर होता है जी। लगभग एक टाइम पर 25 से 30 ml पित्त या बाइल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो स्टोर रहता है जी। तो ये उसका काम होता है। बट अब कई बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें, डाइट को लेकर के हैं, वेट को लेकर के है, तो जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने लगते हैं जी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, बट उसका जो ट्रीटमेंट है और उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर आदर्श लालवानी सर से आज हम बात कर रहे हैं और टॉपिक लिया है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के ताल्लुक से अभी सर ने आपको एक आइडिया दिया है कि वो होता क्या है, कहाँ है, और इसी पर आज की पूरी चर्चा आधारित रहेंगी। तो लिहाजा आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो सर सबसे पहले आपके तरफ में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे ये सवाल कि जैसा अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है गॉल ब्लैडर को, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, जैसा आपने बताया कि पित्त के अंदर में स्टोन होता है, और उसके जो पेन आइडेंटिफिकेशंस है या उसके सिम्टम्स है, एक बार फिर से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को इनडाइजेशन होता है। मतलब इनडाइजेशन यानी खाना खाने के बाद पेट दर्द होना, अच्छा, या उल्टी जैसा लगना, कई बार उल्टी हो जाना जी, है ना। कई बार इतना तेज दर्द भी हो सकता है कि आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। हो। इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर में या सूजन आ जाती है जी कि आपको बहुत पेनफुल होता है और आपको एडमिट होकर के या कुछ एटलीस्ट इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे दर्द के लिए जी, या किसी को ज्यादा एडमिट भी रहना पड़ सकता है। ओके, है ना जी। तो ये तो एक कॉमन हुआ। एक चीज ये हो जाती है कि कई बार गॉल ब्लैडर का स्टोन नीचे भी स्लिप हो सकता है। ओके, जो पित्त की नली रहती है या जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं इंग्लिश जी, वहां पर भी वो स्टोन फिसल जाता है। ओके, और उसकी वजह से पेशेंट को पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या तो फिर पैनक्रियाटाइटिस बोला जाता है, जो पैनक्रियास का इन्फेक्शन होता है। हाँ, पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पैनक्रियास में सूजन आ जाती है। ओके, उस केस में बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा, और आपको एडमिशन भी लगता है। तो पैनक्रिया टेंडर भी हो सकता है उसमें?
डेफिनेटली टेंडरनेस रहती है और जी। पेन बहुत ज्यादा तो होता है। इनिशियली जैसा आपने बताया कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है तो या तो उसे खाना खाते के तुरंत बाद ही दर्द होना चालू होगा, या राइट साइड में दर्द होगा उसको, या हाँ। फिर किसी किसी को पीलिया हो सकता है, हाँ। या पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये सिम्टम्स को पहचानने के लिए क्या हर एक प्रकार का खाना खाने के बाद होने वाला दर्द गॉल ब्लैडर ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, हर बार ऐसा दर्द अगर उठता है और वो गॉल ब्लैडर की वजह से, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बिकॉज कई बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है जी। कि जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी आपको इस टाइप का दर्द हो सकता है। तो हम जब तक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी नहीं करेंगे जी ऐसे केसेस में, तब तक हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा। जी। तो हम सोनोग्राफी की तरफ आगे बढ़े और पूछे सर से, उससे पहले सर एक बात और समझा दीजिए कि स्टोन तो किडनी में होता है, जैसा आम दर्शक सुनते आए हैं जी। कि जो स्टोन है हमेशा किडनी में पाया जाता है। तो अभी आपने बताया कि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है। तो ये स्टोन और वो स्टोन क्या दोनों एक ही प्रकार के मोर्टेलिटी रखते हैं? नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, वो डिजीज अलग है, और किडनी स्टोन एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के जी। वो एक अलग चीज रहती है, उसका ट्रीटमेंट्स अलग हैं जी। और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत अलग है। दोनों का अलग है, लेकिन दोनों में स्टोन बनते हैं, बन सकते हैं, है ना? और दोनों के रीजन बनने के अलग अलग दोनों के रीजन अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन का रीजन भी बता दीजिए। रीजन देखिए, एक तो ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। अच्छा। लेडीज जो रहते हैं उनमें ज्यादा कॉमन है जी। सेकेंड चीज है कि यूजुअली 35-40 इयर्स की एज के बाद ज्यादा कॉमन है, पहले भी हो सकता है जी। थर्ड रहता है कि हमारा जो डाइट है, अगर उसमें फैट ज्यादा है जी, फैट ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी में ज्यादा है जी, तो उन लोगों के अंदर ये बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा। एक रीजन रहता है जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं, जो विदर्भ में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। तो सिकल सेल के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये स्टोन्स ज्यादा प्रमाण में बनते हैं। हाँ। जी। तो रीजन क्या है, मतलब एग्जैक्टली वो क्या प्रिकॉशन ले कि जिससे कि उसका अंदर ये ना बन पाए? प्रिकॉशंस हम यही बोल सकते हैं कि वेट आपका मॉडरेट होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। सेकेंड चीज रहता है कि आपका फैट और कोलेस्ट्रॉल जो इनटेक है बॉडी में जी। वो आपका कम रहना चाहिए। बहुत ओवर जो हम आउटसाइड फूड खाते हैं जी। तो उस वजह से भी एक रीजन रह सकता है। ओके। तो ये सब चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। तो सर जैसा भी आपने बताया कि इसको डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी करना जरूरी होता है, तो सोनोग्राफी के डायग्नोस के बाद में क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को हमेशा सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है या मेडिकली ट्रीट भी किया जा सकता है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट से भी सही किया जा सकता है? देखिए, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अगर उसकी वजह से पेन हो रहा है जी। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन होता है बट वो पेन नहीं करता जी। छोटे स्टोन्स होते हैं जी। नहीं दुखता, तो उस केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। यानी उसमें अर्जेंट नहीं है बिल्कुल सर्जरी की जी। बट डेफिनेटली अगर पेन स्टार्ट हो गया है जी। आपको, तो इन दैट केस फिर सर्जरी ही करानी चाहिए, बिकॉज उसको मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से हम उसको क्योर नहीं कर सकते बट सर्जरी के बाद ये डिजीज क्योरेबल है। ओके। तो वो दोबारा से आने के चांसेस है सर्जरी के बाद? नहीं, देखिए इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो जो गॉल ब्लैडर की जो थैली होती है जी उसको ही हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हाँ, हम सिर्फ स्टोन नहीं निकाल सकते। अगर हमने सिर्फ स्टोन निकाला तो वो 100% वापस बन जाएगा। तो इसलिए वो जो छोटी थैली होती है गॉल ब्लैडर की उसको निकाल दिया जाता है। अब जैसा अगर थैली निकाल दिया जाए तो बिना थैली वाले शरीर पे कुछ ऐसे असरात आएंगे बाद में? नहीं, ऐसे कोई असर तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के बाद नहीं आता, क्योंकि गॉल ब्लैडर सिर्फ 20 से 25 ml बाइल को स्टोर करता है। ओके। जो नॉर्मल बाइल तैयार हो रहा है लीवर में वो आपकी इंटेस्टाइन्स में जाता है। ओके। तो इस वजह से गॉल ब्लैडर निकालने के बाद यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसके लिए जो सर्जरी रिक्वायर्ड होती है उसका लिए क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है पेशेंट को? देखिए, कॉस्ट फैक्टर की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है। जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कॉस्ट है जी, है ना, वो ही लगता है। और की होल सर्जरी होती है, छोटे जो बारीक पंक्चर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के, उससे सर्जरी कर देते हैं तो पेशेंट का पेन कम रहता है जी। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर बहुत ज्यादा चिपका हुआ गॉल ब्लैडर है, जी, डिफिकल्ट केस है, तो जी,
फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट जी उसको ओपन करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसको ओपन करके फिर रिमूव कर देना हाँ, चाहिए। मतलब ये तो सर्जन टू सर्जन और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जिसे हम जो है वो हाँ, बनता मगर है। पहला जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है कि लेप्रोस्कोपी से किया जाए। ओके। बट कुछ कुछ डिफिकल्ट केसेस हैं या कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें ओपन करना पड़ सकता है। जी, तो दोस्तों जैसा कि सर बता रहे हैं कि गॉल ब्लैडर के बारे में आज का वीडियो पूरा का पूरा आधारित है और आप सुन रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। ऐसे ही और भी जानकारियां वाले वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, तो लिहाजा आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अलग अलग हर तरह की बीमारी पे हम बात कर रहे हैं, हर तरह की बीमारियों पे तो आपके सामने कंसल्टेंट लेके आ रहे हैं और हर तरह की बीमारी पर हम है तो आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जन जागृति अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर आदर्श लालवानी जी से ये समझना चाहेंगे आपके लिए कि सर जैसा अब ये सर्जरी हो गई है, अब पेशेंट की लाइफ में उसका असर और प्रिकॉशन क्या रहना चाहिए? देखिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद बिल्कुल लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिकॉशंस स्टार्टिंग के 10-15 डेज में हम लोग देते हैं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, बट उसके बाद में वो अपना नॉर्मल डाइट खा जैसा रेगुलर उसकी डाइट थी हाँ, उस पे आ सकता है। तो ऐसा उसके लाइफ पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, डरने जैसा कुछ है इसमें? नहीं, डरने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर जैसा अब ये गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हेरिडिटी होती है, हाँ। तो क्या ये भी हेरिडिटी का कोई डिजीज है? हेरिडिटी का यूजुअली डिजीज नहीं है, ये हमारे खान पान से और जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोले जाते हैं उससे रिलेटेड है। अच्छा। हेरिडिटरी यूजुअली ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है इसमें। नहीं है ना ऐसा कि मतलब ऐसे जन्मजात वाला नहीं, कोई नहीं, ऐसा बात ऐसा नहीं है ऐसा इसमें। कुछ नहीं। जी, तो गॉल ब्लैडर जैसा आपने बताया मोस्टली महिलाओं में पाया जाता है या ज़्यादातर महिलाओं में होने वाली बीमारी है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है? देखिए, दोनों जगह पर हो रही है, मगर शहरों में ही बीमारियां थोड़ी ज्यादा हैं। जी, कोई भी आप डिजीज देख लेंगे जी, तो डेफिनेटली सिटीज में ज्यादा मिलता है, जी, गांव में थोड़ा कम है, बट हाँ दोनों तरफ मिल सकता है। अच्छा, ऐसा है। जी। गॉल ब्लैडर में ऐसा कोई चांस है कि इन केस के इसको आगे बढ़ के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है या कुछ ऐसा सीरियस मोड पे जा सकता है, ऐसा कोई चांस है? देखिए, गॉल ब्लैडर अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत सालों से है, जी, तो कुछ केसेस में वो कैंसर का एक रीजन माना जाता है। हाँ, क्योंकि स्पेशली जो बड़े स्टोन्स होते हैं जी, उन केसेस में बन सकता है। ओके, तो उस पॉइंट से भी इसका सर्जरी करना चाहिए। जी। ऐसा है। यानी अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि गॉल हाँ। ब्लैडर में आपके स्टोन है हाँ। और आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी हाँ। सर्जरी करना है, तो लोगों ने उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली हमें डॉक्टर की बात तो सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। Yes, yes. नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अरे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो बोलते रहते दर्द की गोली ले लिया, आराम हो गया, चल दिए। तो मेंटालिटी लोगों की इसीलिए तो हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी 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 जी, इसीलिए ये जागरूकता अभियान की जरूरत है ताकि आप जैसे एक्सपर्ट जो है वो बताएं और लोग उसके बारे में जाने और समझे। तो सर इसमें अब एक पेशेंट को गॉल ब्लैडर के प्रति जागरूकता हमारे इस वीडियो से तो आ ही जाएंगी। आपने जैसा बताया कि सिम्टम्स आपने बताया कि कहाँ कहाँ उसको पेन होना है और कब होना है, क्या होना है, उससे क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपने बता दी। अब आखिरी में हम ये बताते चलिए कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी होने के बाद में उसका खान पान का सब कुछ खत्म हो गया उसका, और क्या आपके तरफ से संदेश रहेगा, आखिरी संदेश क्या रहेगा पेशेंट? एक आखिरी संदेश हमें बस इतना है कि आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको इस टाइप के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आप जरूर किसी सर्जन को जाकर के या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाकर के मिलिए, बिकॉज ये दोनों स्पेशलिटीज हैं। जनरल सर्जन्स ही हैं जो ऑपरेशन करते हैं जी। तो उनके पास आप पेट का दर्द आपको जब भी होता है तो आप उनसे जाकर के मिलिए, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे जी, है ना। और ये सब चीजों का ट्रीटमेंट है, हमें इसलिए डिले नहीं करना चाहिए जी, ऐसा है। नहीं तो हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस जैसे बताए गए हैं पहले कि पैनक्रियाटाइटिस भी कई बार हो सकता है या जॉन्डिस डेवलप हो सकता है अगर नीचे स्टोन स्लिप हो गया जी। तो उस कॉम्प्लिकेशन में जाने की बजाय हम पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लें, ये बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो दोस्तों जैसा कि डॉक्टर आदर्श लालवानी जी ने आपसे अभी बताया है कि जो बीमारी पे आज हमने बात की सर से वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के स्टोन पे बात की और सर ने जैसा बताया कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए
उसके जो स्पेशलिस्ट है नॉर्मली जनरल सर्जन होते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं। तो इनसे कंसल्ट कर लिया जाए तुरंत। हमारा मकसद ये है कि आपको सही जानकारी दे, सही डॉक्टर के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे, ताकि आप सही तरीके से सही डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमीन सिद्दीकी साहब का भी वीडियो देखने मिलेगा, उनके भी नाम नंबर मिलेंगे। तो आप डॉक्टर आदर्श लालवानी जी का भी नाम नंबर एड्रेस देख रहे हैं। आप ओसेस नर्सिंग होम में जाफरनगर स्थित जो है वहाँ पे एसोसिएट है, और साथ ही साथ रामनगर चौक पे सेन गुप्ता हॉस्पिटल है, वहाँ भी एसोसिएट है। आपको जब भी है तो एक जनरल सर्जन की जरूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हैं। किसी भी बीमारी पे आप ओपिनियन ले सकते हैं, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन के लिए भी सर, और सर्जरी के लिए सर आपकी सेवा देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपका काम है, अब आप सर से है तो कांटेक्ट करें। हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको सर के सामने रखा, और आपकी कोई भी अगर ये है क्वेश्चंस है बीमारी के ताल्लुक से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम वो कमेंट बॉक्स सर तक पहुंचाएं, और सर उसका आंसर आने वाले किसी एपिसोड में भी दे सकते हैं और वहां पे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस शो में डॉक्टर आदर्श लालवानी जी हमारे साथ मौजूद थे। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को जागरूकता के लिए आपने जो मालूमात उनसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा जब कभी भी आपके पास वक्त हो तो आप हमें वक्त दीजिए, ताकि और भी बहुत सारी बीमारियों पे आपसे बात करनी है। हम बात करते रहेंगे, खास तौर से पाइल्स है, फिशर्स है, और एक जैसा अभी बात करते हुए आप बता रहे थे, तो एक छोटा सा हिंट देते चलिए कि शुगर के पेशेंट्स को पैर में क्या हो रहा है। देखिए, शुगर पेशेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज बहुत कॉमन समस्या हो गई है, तो डायबिटीज की वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, और पैर की नसें और जो पैर में जो सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन, उस पे फर्क पड़ जाता है। इस वजह से पैर में घाव बन जाते हैं जी। और कई पेशेंट्स को उनका पैर का कुछ हिस्सा, जैसे कि अंगूठा या उनका कुछ पैर का कुछ पार्ट भी काटना पड़ जाता है, गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। जी जी। तो उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट शो में शायद बात कर सकते हैं जी। तो इसीलिए बस डायबिटीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने पैरों का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने आपसे ये बात इसलिए कहलवाई डॉक्टर साहब से, ताकि आपको पता रहे कि आइंदा सर हमारे इस शो में आएंगे और आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सबसे बहुत बहुत इल्तिजा है कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तंदुरुस्ती लाख नेमत है, करोड़ की दौलत भी रही हो, तंदुरुस्ती नहीं रही तो फिर दौलत किसी काम की नहीं है। आपकी और हमारी सबसे बड़ी दौलत जो है वो सेहत है। तो सेहत को कायम रखें, और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में ये वीडियो को जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो सके इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अजीज, तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।